हेलो एवरीवन। इस क्लास में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है 25 मई को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पहले ये जो वीडियो वाला है ना, ये इधर कर दूँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूक्ष्म जो जीव होते हैं विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंटोनी वैन लीeuwenhoek। वी इसका सही हो जाएगा। ऐसे ही ये तो पढ़ ही लिया। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच को बोला जाता है। आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। वर्गीकी जो टैक्सोनॉमी होती है ना, उसके जनक हैं कार्लोस लीनियस। प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी के जनक हैं एडवर्ड जीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में नगर निगम जो है वो किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीनगर में स्थित जो प्रसिद्ध शालीमार बाग है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे ही इमारतें हैं, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था ऐबक ने, और कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। याद रखना इसके बारे में, कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया था। जो शालीमार बाग था वो उसका निर्माण जम्मू कश्मीर में हुआ है, जहांगीर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। लाल किला जो दिल्ली वाला है वो शाहजहाँ ने बनवाया था। वहीं आगरा वाला जो लाल किला है वो अकबर ने। आगरा ए फोर अकबर, ऐसे याद रखना। अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पादप कोशिकाओं में जो उपस्थित कोशिका भित्ति होती है वो किस में मदद करती है। संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करना, ऑब्वियस सी बात है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिका के आकार को बनाए रखना, अगर उसकी बाउंड्री है तो आकार बनाए रखेगी, ये भी सही बात है। पराशरणीय दबाव, ऑस्मोटिक प्रेशर को सहन करना, ये भी सही है। अगर दो सही हो गए तो तीसरा सही होगा ही, तभी इसको आप लगा सकते हो। समझ में आ रहा है कुछ? तो उपयुक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। अब कोशिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। जैसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक को बोला जाता है। कोशिका का जो शक्ति गृह होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है? हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रकाश संश्लेषण का स्थल होता है। कोशिका का आत्मघाती थैली किसे बोला जाता है? लाइजोसोम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक परिमाप 40 सेंटीमीटर है आयत का, उसकी लंबाई इतनी है तो इसके आयत की चौड़ाई कितनी होगी? 12 दूनी 24, 24 घटाओगे 16, 16 का 8 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, 40 बराबर 2l+v फॉर्मूला होता है इसका। 2 से 2 कट जाएगा, l यहाँ पे 12 है और ये 20 हो जाएगा। 20 में से 12 गए तो 8 बचेगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 120 और 140 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो पहले तो आपको अभाज्य संख्या 120 से 140 के बीच में पता होनी चाहिए, उनको लिख के देख लो। जैसे 127, 131, 137, 139, आंसर इनका 534 आ जाएगा। ये तो सिंपल होता है, आप लिखोगे सारे नंबर लिखोगे, अगर जो कटेगा नहीं ना किसी नंबर से वही आपकी अभाज्य संख्या होगी। ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था 25 ही तारीख की में, और जो कि मैंने ऑलरेडी 25 की सेकंड शिफ्ट करा रखी है, तो इसका सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। इसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में बताना। एक तरीका बता रहे हैं ना वो कैसे करना है। देखो n² जो नंबर होते हैं ना स्टार्टिंग के, उनका फॉर्मूला होता है सम निकालने का, n+k1 2n+k1 y6। अब इसको निकालना है आपको, जबकि मैंने 25 की सेकंड शिफ्ट में समझाया है इसे कैसे निकालते हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इन तीनों फार्मूले को आपको याद रखना है, इनसे भी पूछा जा सकता है। जैसे अगर पूछे n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, n+1/2 होता है। n² वाला पूछे जाए तो ये तो पूछा ही गया है, तो n+1 2n+1/6 होता है। वहीं अगर n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा जाए तो n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। जो ये वाला फॉर्मूला था ना, इसी का स्क्वायर हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
मानव उत्सर्जन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे गुर्दे रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह जो मूत्र वाहिनी है, यूरेटर होता है, मूत्र मार्ग जिसे यूरेथ्रा बोला जाता है, के माध्यम से उत्सर्जन में मदद करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जैसे मानव शरीर में सामान्यतः कितनी किडनियाँ होती हैं? तो 2। रक्त को छानकर मूत्र बनाने का कार्य कौन करता है? गुर्दा करता है, मतलब किडनी करती है। मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो मूत्र वाहिनी ले जाती है। तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। मूत्र संग्रहित करने का कार्य कौन करता है? मूत्राशय करता है। शरीर से मूत्र बाहर निकलने का मार्ग क्या है? तो मूत्राशय, मतलब यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग बोला जाता है या फिर यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सितंबर 2024 में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयनिधि स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सोचने के समय के दौरान तर्क करने, योजना बनाने, निर्णय लेने के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे तर्क, योजना, निर्णय लेने का काम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। शरीर का संतुलन, मांसपेशियों का समन्वय, नियंत्रित, तो बेलम, सेरिबेलम को याद रखना। बेलम मतलब बैलेंस, सेरिबेलम मतलब बैलेंस, बैलेंस से संबंधित है। ये शरीर का बैलेंस बना के रखता है। और इससे संबंधित ये भी पूछा जाता है, जैसे कोई अगर व्यक्ति शराब पी ले तो कौन सा वाला पार्ट उसका इफेक्ट होता है? तो सेरिबेलम इफेक्ट होता है, क्योंकि यही तो कंट्रोल करता है और शराब पीने पर आदमी अनकंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हृदय गति, श्वसन एवं रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। जैसे दृष्टि का केंद्र क्या होता है? तो उसे बोला जाता है ऑसिपिटल लोब। सुनने की क्षमता एवं स्मृति का केंद्र क्या होता है? टेम्पोरल लोब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक रूप से लकड़ी से बना होता है? हेलमेट और बल्ले में ऑब्वियस सी बात है, हेलमेट लकड़ी का बनेगा तो बल्लेबाज खत्म ही हो जाएगा भाई। बैट बना होता है। 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड की संस्कृति में जो नयनाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदल दिया है नंदाबाद। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ नाम चेंज हुए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया है, नयनाबाद तो पढ़ ही लिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, फैजाबाद का अयोध्या, औरंगाबाद का नाम है छत्रपति संभाजी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सितंबर 2025 तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन थे? तो सितंबर 2025 तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी। 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आकार के अनुसार हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी। आकार के अनुसार सारे ग्रहों के बारे में बात करें तो जितने भी जो ये होते हैं, एक होते हैं गैसियस प्लानेट, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लानेट। तो गैसियस जो प्लानेट है ना, गैसीय ग्रह, वो सारे बड़े ग्रह हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल प्लानेट छोटे हैं। ये सारे गैसियस ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और जो पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये छोटे ग्रह हैं और इनकी मगर डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आकार में आप ये आकार वाली सीरीज है। वहीं दूरी के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसको याद करने की ट्रिक ये है, EVM ऐसे लिखो आप, फिर आप लिखो माइकल जैक्सन, माइकल जैक SUN। तो EVM लिखा था तो मार्स ऊपर आ रहा था, मतलब मरकरी। EVM, M जो पूरे बुध मरकरी को दिखाता है, मतलब बुध को। V मतलब वीनस, E मतलब अर्थ, EVM हो गया। EVM उल्टा लिखना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें सीधे लिखोगे, माइकल जैक्सन। तो इससे आपको दूरी वाले याद हो जाएंगे, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून। सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है इन 8 ग्रह में? उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताना। और सबसे तेज कौन चक्कर लगाता है अपनी धुरी पर? उसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है।
सूर्य के सबसे निकट बुध है, सूर्य से सबसे दूर वरुण या नेपच्यून है, आकार के अनुसार पृथ्वी का स्थान 5वां है, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का स्थान 3रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय केंद्रीय बजट में शामिल नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा जो क्रेडिट नियंत्रण होता है, क्रेडिट कंट्रोल या ऑफ बजट बोरोइंग, ये शामिल नहीं होता। भारत का केंद्रीय बजट में कौन, संसद में कौन प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। बजट को संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, तो 112 वाले में। जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाए तो उसे राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट बोले जाते हैं। जब राजस्व व्यय और राजस्व, यहाँ पे राजस्व की बात हो रही है तो फिर ये राजस्व घाटा होगा। सड़क, रेलवे, भवन जैसी परिसंपत्तियों के निर्माण होने पर जो खर्च होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो अच्छा एक्सपेंडिचर माना जाता है। एक होता है पूंजीगत व्यय, एक होता है राजस्व वाला व्यय। तो कैपिटल और रेवेन्यू व्यय में क्या अंतर होता है वो कमेंट सेक्शन में बताना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करिए। तो इसमें उद्देश्य, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से, इसमें भी शुद्ध वर्तनी पूछी थी प्यारा की, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 380 + 120 का स्क्वायर, 380 - 120 का स्क्वायर। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, जैसे a + v का स्क्वायर माइनस a - v का स्क्वायर, इसको जब खोलोगे तो 4ab आ जाता है। तो आपको डायरेक्ट 4ab करना है। तो 4 ये हो गया, a की वैल्यू 380, b की वैल्यू 120। तो जीरो कितने आएंगे, 2 जीरो वाला कौन सा है, यही फिर आंसर हो सकता है, इतना छोटा भी नहीं आएगा भाई। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करते हैं सॉल्व, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है भाई ऐसी चीज़ों के लिए, ऑप्शन से भी देख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखना है। अगर घटते क्रम में लिखना है तो ऑप्शन पे जाओ सीधे सीधे। आप कर तो ऐसे भी सकते हो, ऐसे भी करोगे तो जैसे 6 चौक डायरेक्ट डिवाइड दे लो आप, 6 चौक 24, तो ये लगभग 4 पॉइंट कुछ आएगा। ये 3 चौक 12, नहीं ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे करो, इन्हें इन दोनों को बराबर करो तो ये 6 हो जाएगा, तो ऊपर 26। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, 13/3 वाला बड़ा है। तो ये 13/3 25/6 से बड़ा है। देखो 25/6 से 13/3 बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे भी बड़ा है। 13/3 25/6 से यहाँ पे बड़ा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 13/3 ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब जैसे दूसरा है 13/4, इसमें कौन सा अंतर देख लें, जैसे 9/2 यहाँ पे दे रहा था, 9/2 और 13/3 में अगर आप देखोगे तो आप क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि पहले सी वाला हटा दिया आपने, डी वाला हटा दिया। अब अगर ये दोनों आप पता कर लोगे कौन सा पहले आएगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 3 निम 27 हो रहा है, ये 26 हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 27 बड़ा होगा 26 छोटा होगा। तो ए वाला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शुद्ध वर्तनी से कोहराम की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कोहराम ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वस्तु का सीपी इतना है, एसपी इतना है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले लाभ या हानि निकालनी है। तो यहाँ 97/25 है, 97/30 है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे हानि हुई है। 97/25 माइनस 97/30 नीचे लिखा जाएगा आपका क्या, कॉस्ट प्राइस 97/25। अब ये याद रखो 97 कॉमन लेके कट जाएगा। यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो ये 30 आएगा, ये 25, ऐसे ही ले लो एलसीएम, आप ज़्यादा सॉल्व मत करो। नीचे क्या बचा था, यहाँ पे जैसे 1/25 माइनस 1/30 और नीचे 1/25। अब देखो एलसीएम 25 × 30 ले लो आप, 25, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना कि 25 30 का एलसीएम कुछ और होगा, हम इतना ही ले ले रहे हैं। तो यहाँ 30 आएगा माइनस 25 हो जाएगा, और नीचे तो कितना दे रहा था, 1/25 दे ही रहा था। 25 से ये वाला 25 कट जाएगा। अब क्या बचा आपका, देखो ऊपर बचा 30 माइनस 25/30, तो यहाँ पे ऊपर बचा 5 और नीचे 30, मतलब 1/6। 1/6 का मतलब समझ रहे हो कितना परसेंट है, 16 सही 2/3%।
1/6 मतलब 16 सही 2/3%। तो लाभ या हानि प्रतिशत का जो क्रय मूल्य के साथ अनुपात होगा, क्रय मूल्य कितना है आपका, कॉस्ट प्राइस है 97/25। तो अब इसको सॉल्व करोगे, 16 3 48, 48 मतलब 50/3, 50/3, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 9 7 21 और 3 9 27, ये होना चाहिए आपका। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। 291 तो आना चाहिए भाई, 291 यहाँ पे भी दे रहा है, यहाँ पे भी दे रहा है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, ज़्यादा टफ है नहीं, मगर ऑप्शन मुझे लग रहा है इसमें मैच नहीं कर रहा है। क्या आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2024 में, तरीका तो मैंने बता ही दिया आपको कि पहले आपको इसमें लॉस निकालना है, लॉस परसेंटेज जैसे ही निकालोगे उसका सीपी के साथ आपको रेशियो निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जैसे मार्च 2024 में, वैसे डायरेक्ट में इसे ऐसे भी कर सकता था, जैसे 100/6 वो हो रहा था और इधर हो रहा था आपका कितना 97/25। तो ये 2 से कट जाएगा आपका 50, ये 3, तो ये 25 पंजे 750 आना चाहिए भाई आपका। ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा। हानि अनुपात, लाभ या हानि प्रतिशत का क्रय मूल्य के साथ अनुपात ज्ञात करना था। चलो बताना, कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर आपका क्या आया था। मार्च 2024 में किसने तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया, जो तमिलनाडु से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना के कारण चर्चा में थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फरवरी 2024 में किस तमिलनाडु कैबिनेट मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जो ईडी द्वारा गिरफ्तार होने के बाद बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वी सेंथिल वालाजी, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो गई आपकी 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में ऑलरेडी करा चुका हूँ, और इन तीनों की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना।